प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड स्टाफ, आप सबका स्वागत है। इस साल में काफी चांस मिले आपसे बात करने की और कंपैरेटिवली और सालों से ज्यादा चांस मिले। काफी लंबी लंबी चर्चाएं आप सबके साथ हुई। और इन सब बातों का जो बच्चा है, अगर उनको हम नेट सेल में देखें, वो सारी बातें मानव विकास की थी कि हम मानव हैं और कैसे हम अपने आप को, अपनी लाइफ को शेप दें, अपने लाइफ को कैसे बनाएं कि हमारा जीवन, जिसको बोलते हैं सफल और सार्थक जीवन हो। अकेला सफल होने से बात नहीं बनती। सफलता तो किसी को भी कह सकते हैं कि उसका जीवन सफल है, लेकिन सार्थक भी हो, मीनिंगफुल। कई बार सफलता तो एकाकी भी होती है, एक व्यक्ति के लिए, खुद के लिए। हम मान लेंगे हम सफल हैं और जमाना भी मान लेंगे कि वो व्यक्ति सफल है, लेकिन मेरा जीवन सार्थक भी है क्या? सार्थक बिल्कुल हिंदी का शब्द है जिसका कोई अर्थ निकले, मीनिंगफुल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मीनिंगफुल लाइफ, जिसमें एक व्यक्ति विशेष भी खुशहाल रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंदित रहे। जैसे मैंने बार बार बताया, उसके अंदर आत्मसम्मान जागे, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो और अपने आप को ये फील हो कि हाँ, मेरा जीवन अच्छा है, मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया है और जिन मूल्यों की समाज, परिवार सब प्रशंसा करते हैं, वो मूल्य, वो आदतें मैंने अर्जित की हैं। इसमें व्यक्तिगत प्रसन्नता बेहद ज्यादा आती है। उसके बाद जब एक व्यक्ति का उत्थान होता है तो साथ में परिवारों का उत्थान होता है, परिवार का विकास होता है और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को उस चीज का लाभ मिलता है। अब मैं आज सुबह सुबह अपने बारे में सोच रहा था। मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने प्रयास नहीं किए होते अपनी लाइफ में तो ये लाइफ ऐसी नहीं होती। अब प्रयास की बात करें, मैं तो अपने लाइफ की बैकग्राउंड की बात करूं तो घर में माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, दोनों के दोनों अनपढ़। कई बार मैं अपने माता पिता की चर्चा भी खुल के आपके बीच में करता हूं। तो ऐसी कोई दिशा वो मुझे दे नहीं सकती थी। माता तो इतनी सीमित थी, बोली वाली बेचारी, बस
भोजन दे सकती थी, बच्चे थे, थोड़ा कपड़े की व्यवस्था कर दी। और पढ़ाई का तो माता ने चाहे स्कूल भी नहीं देखा, हमारी माता ने तो परिवार की परवरिश करने की, उसमें वो सारा जीवन उनका लग गया इसी काम में। तो कोई काफी अच्छा बैकग्राउंड मैं ये फील नहीं करता कि जो यहाँ से प्राइमरी स्कूल तक का जो सफर है, तो ऐसी बैकग्राउंड नहीं मैं फील करता कि मैं उतना बूस्ट वहां से मिल सकता था अगर पेरेंट्स की बात करें। और पेरेंट्स तो आजकल भी पेरेंट्स की तो बहुत सारी सीमाएं हैं, आप सबके पेरेंट्स की भी सीमाएं हैं, उनको भी काफी चैलेंजेस हैं लाइफ में, काफी चुनौतियां हैं और उसको स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंट्स आज भी। और दूसरा, पेरेंट्स की भावना तो होती है कि बच्चे आगे बढ़े, लेकिन उनके पास एक साफ और स्पष्ट दिशा भी हो, ये थोड़ा सा चुनौती रहती है, क्योंकि उनका अपना अपना लाइफ है। कुछ बच्चों के माता पिता किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी की छोटी दुकान है, किसी को प्राइवेट नौकरी है, उस ऐसे हैं जिनके पास अपने कोई छोटी बड़ी गाड़ी है, वो घर से बाहर रहते हैं, ऐसे काम करते हैं। कुछ की दूर की नौकरी है पेरेंट्स की, तो दूर नौकरी करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पेरेंट्स के चाहते हुए भी, सब पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन पेरेंट्स के चाहते हुए भी वो बहुत चीजें अपनी मन मर्जी की आपसे शेयर नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा है। या फिर अब ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स मोटिवेटर है, ट्रेनर है, उनको बहुत सारी दिशाओं का ज्ञान है कि क्या क्या लाइफ में आगे हो सकता है, ये भी पेरेंट्स की सीमाएं हैं। तो ऐसे में स्कूलों से बेहद बड़ी एक अपेक्षा उम्मीद रहती है पूरे समाज की, पेरेंट्स की भी, कि बच्चा अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने, माता पिता की सेवा करे, आत्मनिर्भर बने, अपने पांवों पे खड़ा हो। इसकी दिशा बच्चों को स्कूलों से मिले, ऐसी अपेक्षाएं पेरेंट्स की रहती हैं। और सुबह सुबह एक पेरेंट्स थे जो मैं असेंबली में आया, तब भी मुझे कोई बात अपने बच्चे के हित की अभी बताने आए। हालांकि वो कहीं दूर जॉब करते हैं, फिर भी बच्चा प्रायोरिटी पे था, मेरे पास आए। इसमें सौभाग्यशाली बच्चे वो हैं जिनको उनके स्कूलों से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिले। मैं कल एक बात सुन रहा था, शाम को कोई वीडियो में ऐसा, कि लोग कही गई बातों की बजाय इस बात को ज्यादा देखते हैं कि वो बात किसने कही। कही गई बात की बजाय इसको ज्यादा देखते हैं कि वो बात किसने कही। इसलिए उस वीडियो में उस वक्ता ने कहा कि लोग बातों की नहीं मानते, लोग मुंह की मानते हैं। समझने की बात है कि लोग बातों से नहीं मानते, बातों की नहीं मानते। बात तो सब बताते हैं, पेरेंट्स भी बताते हैं, हर बड़ा बुजुर्ग बताता है, दादियां बताती हैं, लेकिन कह कौन रहा है? मुंह किसका है उस बात को कहने वाला? इस बात का बेहद फर्क पड़ता है। और समाज में अध्यापकों के लिए एक बेहद सम्मान की ये बात है कि पूरे समाज का ऐसा लगता है कि बच्चे अध्यापकों की बातों को मानते हैं।
इसलिए अध्यापकों की जिम्मेवारी इस मामले में काफी बढ़ जाती है। और हमारा क्या लक्ष्य है कि जो बच्चा स्कूल में आए उस बच्चे का जीवन अच्छा बने, बच्चा खुश हो, खुशहाल हो। मैं जैसे अपनी बात कर रहा था, अब आपको लगता है, कई बार मैंने बताया कि हमारे घरों की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, कैसी काफी बच्चों को लग सकता होगा। मेरी भी फीस लेट हुई थी, मैं आपको बता दूं, और हो सकता है 1 2 3 महीने की फीस लेट हो गई हो। 10th क्लास में मुझे भी फीस के लिए टोका गया था, जबकि मैं उसी स्कूल की 10th क्लास का टॉपर स्टूडेंट हूं। और मुझे आज फील होता है कि शायद मेरी हो सकता है 2-3 महीने की फीस भी बकाया हो, जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे फीस के लिए बुलाया था। तो ये कहते हैं कि ये सारे चैलेंज तुम्हारे आगे हैं, आर्थिक अभाव तुम्हारे आगे हैं, या कोई छोटे बड़े घर में रहता है। हमारे घर में 7 भाइयों के पास 3 कमरे थे, 3 कमरे, और मेरे पिताजी ने उन 3 कमरों के सहारे से अपने 7 बेटों की शादी कर दी। और मैं इस स्कूल में आने के बाद 22 साल तक छत पे एक ही कमरे में रहा हूं, छोटा सा कमरा जो सिर्फ आपके वॉशरूम पे बना हुआ है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई, आपका जो वॉशरूम, जिसमें वॉशरूम में जाते हैं ना, एक छोटे से स्टोर है, इनकी दीवारों पे छोटा सा कमरा बना के, और हम, मैं, मैडम, नितिन, नीतीश, एक ही बेड, उस पे देखो हमने 4 में एडजस्ट किया 22 साल तक। कभी मौसम अनुकूल होता तो हम में से 1 या 2 जमीन पे सो जाता था। ये तक की बात है 2025 तक की। या कई बार कोई चारपाई का प्रबंध किया, चारपाई का प्रबंध किया तो वो कई बार वो टेंट वाले हलवाई मांग लेते थे, हमारी चारपाई को भी तोड़ के चले जाते थे। तब हमारे पास वो चारपाई भी नहीं होती थी। तो ये नहीं है कि संघर्ष तुम्हारे पास ही है। जब ये स्कूल ओपन हुआ तो जो स्कूल ओपन होने से पहले मेरे पास एक सुजुकी मोटरसाइकिल थी, ब्लैक कलर की। मैंने पहले एक कई बार बात बताई है। उसकी लाइट खराब थी, आगे की फ्रंट लाइट, और वो 300-350 रुपए में ठीक होनी थी फ्रंट लाइट बाइक की। आज मुझे भी हैरानी होती है, मेरे पास स्कूल चलाने के बावजूद भी 4 से 5 साल तक कभी 300-400 रुपए स्पेयर नहीं हुए कि जिससे मैं उसकी बाइक की लाइट ठीक करवा लेता, और मैं 3-4 साल तक अपने मोटरसाइकिल पे अंधेरे में भी बिना लाइट के चलाऊं, बहुत सावधानी से, जब मुझे अंधेरे में चलना पड़ा। अब आपको ये क्या स्कूल में फीस नहीं आती थी? स्कूल के चैलेंज इतने बड़े थे कि अपनी लाइफ तो उसमें थी नहीं, मेरी खुद की लाइफ तो चैलेंज होता था स्टाफ की सैलरी देना, किसी ने बिल्डिंग का उधार दिया उसका भुगतान करना, बसें ठीक करवाना, उसकी पेमेंट करना, ये सारी प्रायोरिटी थी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की लाइफ में चुनौतियां हैं, आपका छोटा मकान है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ने, जिस आदत की प्रशंसा करता हूं अपनी की, वो आदत ये थी, जैसे मैंने बताया कि मैं जब स्कूल से जाता था तो मैं जाते ही घर में थोड़ा बहुत हाथ पैर मुंह धोने की जो भी आदत मेरी रही होगी, उसके बाद मैं शाम होने तक पढ़ता था, रात होने तक। जैसे आपकी छुट्टी 2:30-3 बजे होगी, आप चले गए, तो मैं अंधेरा होने तक का जो टाइम था उसका मैं बेस्ट यूज करता था। और उसमें कमाल की बात यह है कि कभी मुझे याद नहीं कि हम 7 भाइयों में से किसी भाई ने मेरे पास बैठ के पढ़ा होगा। वो पढ़ते होंगे, मैं सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सोचे ना कि किसी ने बड़े ने बैठा के पढ़ा दिया होगा
किसी छोटे का साथ मिल गया होगा। मुझे तो एक सिंगल डे याद नहीं कि जब किसी का मुझे साथ मिला होगा, साथ बैठकर। खुद की लगन थी। अब वो लगन कैसे जगी? अच्छे टीचर रहे होंगे, अच्छी बात समझाते होंगे, बस जाने के बाद तब ये मोबाइल वगैरह की तो चीजें थी नहीं। उस जमाने में बच्चों के पास मनोरंजन के ऐसे साधन नहीं थे, और हमारे बचपन में तो टेलीविजन भी नहीं होते थे। तो बस जाके हाथ मुंह धोया, एक दो घर में रोटी मिल जाती थी। पहले के जमाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भोजन पकाते थे लोग, बार बार खाना नहीं पकाते थे। ज्यादा कोई डबल खाना पका दिया, सारा दिन कोई बच्चे का मन करे तो वो आके उसको उठा के खाता रहे। तो थोड़ा बहुत खाया पिया घर जाके, और फिर शाम तक पढ़े। खाना खाया 7-8 बजे, फिर नींद आने तक पढ़ लिए। तो उस प्रेरणा से फिर क्या है कि पढ़ाई अच्छी हुई। पढ़ाई अच्छी हुई तो मैं फिर उसके बाद +2 क्लास भी मैंने टॉप कर दी, अपनी क्लास में टॉप कर दिया। तो 2-3 क्लासों में टॉप करने के बाद 5वीं क्लास में भी मैंने टॉप किया था। तो थोड़ा सा मेरे सिंहपुरा गांव में ये हो गया कि भाई ये लड़का पढ़ाई में ठीक है, ऐसी कोई बात थोड़ी निकल गई बाहर। तो फिर कई जो थोड़े से जागरूक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तब मैंने सिर्फ +2 की थी बस, कि अब हमारे बच्चों को पढ़ाओ। शुरू में तो मुझे लगा कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आप +2 के स्टूडेंट बैठे हो, आपके पास ट्यूशन के खुद ऑफर आए, तो आप ये मान लो कि हम खुद बच्चे हैं। मैंने भी ऐसा महसूस किया। लेकिन 1-2 पेरेंट्स ने थोड़ा सा जिद करके मुझे समझा के और अपने बच्चों को मेरे पास भेज दिया। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चे से, नवीन बच्चा था वो, गांव सिंहपुरा का, कई बार चर्चा करता हूँ। आजकल करनाल में वो बच्चा रहता है, बैंक मैनेजर है, अब तो कोई सीनियर मैनेजर हो गया होगा। मैनेजर तो 8-10 साल पहले भी वो बच्चा था। उसको अच्छा पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई रूम नहीं था। मैंने बताया 3 ही रूम थे घर में, और उसमें मुझसे 4 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब मेरे पास रूम कहां से आएगा? तो मैंने छत पे पढ़ाना शुरू किया, और छत में भी पड़ोस था। उस पड़ोस में पीछे पशुओं का बाड़ा था, उसमें उसने एक पेड़ उगा रखा था। वो पेड़ किक्कर का पेड़ था, काफी बड़ा हो गया था। उसकी छाया हमारी छत पे आती थी। तो घर से मैंने एक चारपाई ली, उसको मैं छत पे ले जाता। मैं उस चारपाई पे बैठ के अपने स्टूडेंट को, 2-3 स्टूडेंट जो शुरुआती थे, वो चारपाई पे अपने पास बैठा लेता, उनको कॉपी पे मैं से पढ़ाता रहता। लेकिन फिर बच्चे बड़े थोड़े से ज्यादा हुए, तो एक घर में बैठक होती है, पुराने मकानों में बैठक होती थी, आजकल उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं। पहले के टाइम में बड़ी बैठकें होती थी। उसमें हमारे मेहमान वगैरह 8-7 चारपाई पड़ी रहती थी, मेहमान रुकते थे। तो फिर मैंने उसमें शिफ्ट किया, उसमें 50-60 बच्चे आ जाते थे एक टाइम में। फिर जब तक बीएबल संख्या रही, उसमें मैं पढ़ाता रहा। फिर मुझे लगा कि बच्चे ज्यादा हैं, फिर मैंने शिफ्टें बढ़ा दी बच्चों की। और उस दौरान थोड़ी सी बार भी प्रशंसा चली गई। अब नीना मैडम के हस्बैंड, इनकी ननंद, ये भी रत्ताखेड़ा से आते थे मेरे पास पढ़ने। केवल ये नहीं आते थे, 20-25 बच्चे और भी आते थे इनके साथ। कारखाना से बच्चे आते थे, कुरुड़ से बच्चे आते थे, उरलाना से बच्चे आते थे, सफेदों से बच्चे आते थे, खरकड़ा से, बहादुरपुर से। तो गांव तो था ही, तो फिर उसमें शिफ्टें बढ़ा दी। तो मैंने पहले बताया कि एक बच्चा जो निशांत पढ़ता है आपके स्कूल में, उसके परिवार से ये बात आई कि हमारे घर में लड़कियां हैं ज्यादातर, और पड़ोस की लड़कियां हैं, तो आप हमारे लिए टाइम निकाल लो। सफेदो सिटी से ऑफर आया था। मेरे लिए मुश्किल, लेकिन मैं अपने बेस्ट शुरू होने से पहले, तब तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। नौकरी भी मैं 5 साल के बाद लगा। ट्यूशन जब मैंने शुरू किया तो ना मेरे पास साइकिल था, मैं पैदल कम से कम 3 किलोमीटर जाके सफेदो सिटी में
एक घर में 1 से 1.5-2 घंटा मैं पढ़ा के आता, और वहाँ मैंने घर में काफ़ी टाइम तक पढ़ाया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये लगता है, स्टाफ को ये लगता है कि हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, सारी समस्या हमारे साथ ही है, बहुत चैलेंजेस हैं आगे सबके। ये चैलेंज तो सबके लाइफ में आते हैं, बच्चों के लाइफ में, बड़ों के लाइफ में। इस चैलेंज के बीच में ही काम करना होता है। चैलेंज रहेंगे, लेकिन अपने आप को हमें एक्टिव रखना है। और जब ऐसे काम करोगे, जैसे मैंने काम किया, थोड़ा सा जेब खर्च आने लगा, तो जो संघर्ष था पैसे का, उसका समाधान पर्सनली मेरा हो गया। ट्यूशन से बचत का पैसा घर परिवार में दे दिया और अपने खर्चे खुद निकाल ले। तो आगे तो उसके बाद तो कई साल ऐसे बड़े स्टूडेंट होते, बड़े मस्ती के रहे कि स्टूडेंट था और जेब में पैसा होता था, अपने खर्चे चलते थे उससे। तो अगर आप ऐसी हैबिट डालो, अब आपके तो बहुत सुविधा आपके साथ, अधिकांश के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं, और हमारे तरह नहीं है कि एक पेरेंट्स की 7 संतान है। अब तो आप क्या है, कोई तो सिंगल बच्चा ही होगा पेरेंट्स का, कोई 2 होंगे, मैक्सिमम 3 होते हैं, और पहले से ज्यादा साधन पेरेंट्स के पास आज के टाइम में है। तो आपकी चुनौतियां कम हैं। मैं एक वीडियो भेजूंगा, एक दिन पहले, चोपड़ा जी जानते, खेड़ा खेमावती गांव है, उसमें एक स्कूल है गांव में, शॉर्ट में डीपीएस नाम रखा है, थोड़ा लंबा नाम, कोई दिवस पब्लिक स्कूल ऐसा है। तो मुझे उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे स्कूल के फंक्शन में मुझे बुला लिया, और साथ में जो स्कूल के ओनर थे, उन्होंने अपनी भांजी को भी गेस्ट के तौर पे बुलाया मेरे साथ। वो जो भांजी थी, उसने, मैं वीडियो भेजूंगा आपके पास ग्रुप पे, अच्छा बोली लड़की, वो सुनना आप उसको। वो कह रही थी कि मेरे फादर किसी जॉब के कारण यहाँ से भोपाल चले गए मध्य प्रदेश में, और वहाँ स्ट्रगल था लाइफ में। केवल 2 कमरे मेरे फादर से अरेंज हुए, और उन 2 कमरों में वो कहती है कि हम 3 बहनें और 1 भाई, 4 तो हम संतान, फिर मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी, कुल 8 मेंबर हम थे। और बड़ा स्ट्रगल था, ना तो पढ़ने की जगह थी और भीड़ भाड़ बड़ी घर में थी। वो लड़की कहती है उस वीडियो में, आप सुनना, कि मैं जब सारे सो जाते थे तो उन 2 कमरों में तो बड़ी डिस्टर्बेंस थी, पूरी ओवर क्राउड हो जाते थे, सोने में भी बड़े बड़े रहते थे, और ना उसमें मैं लाइट जगा सकती थी क्योंकि उनको सोना है बाकी मेंबर्स को। वो लड़की कहती है कि मैं किचन में चली जाती, किचन में, रसोई में, और वो भी बड़ी नहीं थी, मैं रसोई की लाइट ऑन करके, ताकि मेरा परिवार भी डिस्टर्ब ना हो, किचन की लाइट ऑन करके फिर मैं अधिकांश रात को, ज्यादातर जब तक उनका औरों का उठने का टाइम नहीं होता था, मैं किचन में पढ़ती थी रात को। कोई बहुत बड़ी लड़की नहीं है, बिल्कुल ऐसे नई लड़की। और वो लड़की कहती है फिर मेरा +2 के बेस पे IIT में सिलेक्शन हुआ, लेकिन IIT मुझे मिल गई जम्मू कश्मीर में, वहाँ डिस्टर्बेंस थी, तो मैंने उस ऑप्शन को नकारा और मैं किसी NIT में चली गई। और वो कहती है फिर मैंने वहाँ से BTech किया, और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट वहीं से हो गया अपने कॉलेज से। बड़े गर्व से कह रही थी कि आज मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हूँ, पूरे परिवार को। और गूगल ने उस लड़की को वहां से सेलेक्ट किया, गूगल के किसी प्रोजेक्ट में वो लड़की काम करती है। अब लड़की का कॉन्फिडेंस देखा मैंने, उसका पहनावा देखा, वो लड़की जितने शब्द बोलती थी लोग साथ में क्लैपिंग कर रहे थे उसकी, क्योंकि उस लड़की ने, तो उसका स्ट्रगल था, वास्तव में उस लड़की ने बेहद अच्छा काम करके
अब अच्छे पैकेज पे जाकर अब लड़की खुद को भी सपोर्ट कर रही है, खुश बिल्कुल मस्त, और अपने पेरेंट्स को भी वो लड़की हेल्प कर रही है। अब ये स्टोरी, अब अपनी स्टोरी मैं आज सुबह याद कर रहा था। आपके स्कूल में 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी, जो मैंने अकेले ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, आज पढ़ाई के काम में आपके पाइने स्कूल में 100 कर्मचारी हैं, 100, जो 1-2 ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, 102-103 भी हो जाते हैं, और 6 हम फिर पारिवारिक सदस्य। इतने लोग संस्था से जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि रोजगार दिया है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलता, लेकिन उस कारवां के कारण जो मुझसे उस नवीन लड़के से शुरू हुआ था, उस टीम में आज 100 लोग काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के काम में। अब वो स्ट्रगल अगर मैं ना फेस करता तो आज ये बात पॉसिबल नहीं होती। मेरे फर्स्ट आने के बावजूद भी 5वीं क्लास में जब मैं फर्स्ट आया, मैंने आपको पहले बताया 6ठी क्लास में एक 50 पैसे का शैम्पू लेना था बस वो, और वो दिक्कत क्या आ गई, स्कूल में एक शैम्पू बेचने वाला आ गया, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने उस शैम्पू वाले को अनुमति दे दी बच्चों के आगे उस शैम्पू की क्वालिटी दिखाने की। उसने एक मेले से बच्चे को पकड़ा, पहले मेले हमारे टाइम में बड़े होते थे। 5वीं क्लास में वो हमें कौन नहलाता था, उस मलिनता के अंदर, उस चैलेंज के अंदर, ये आपके सामने मिस्टर ब्राड बैठा है, ये फर्स्ट आया अपनी क्लास में, उसके बावजूद रख रखाव, आप रख रखाव सोच सकते हो। मेरी भाभी ताऊ के घर में चंद्र प्रभा उसका नाम है। एक बार वो मेरी माँ से बोली कि चाची मुझे अपने मायके जाना है, और मेरे बारे में बोली कि मैं अकेली हूँ और आपके बेटे को तो टाइम है नहीं, वो पंजाब में नौकरी करते हैं, तो मैं अपने देवर को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। मैं 7वीं क्लास में था। 7वीं क्लास में हैरान नहीं मानोगे, मेरे पास जो बेस्ट से बेस्ट कपड़े थे जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उसके ऊपर आज नहीं आप सोच सकते, दिल्ली जो बेस्ट बेस्ट कपड़े थे वो पैंट के ऊपर, वो पैंट मेरी जो पीछे से ना इतनी मोटी मोटी मोरियां भी फटी हुई, और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के उस पर टांकी बोलते थे उसको, टांकी लगा दी, और मैं वो फटी हुई पैंट और एक पजामा कुर्ता था हरे से रंग का। मैं अपनी भाभी के साथ दिल्ली गया, इतने बड़े सिटी में, और 1 सप्ताह वहां मैं रुका, पूरा सर्दी का मौसम, और मेरे पास कोई स्वेटर जैसी भी नहीं था। शायद परिवार का चैलेंज ही ऐसा होगा या इग्नोरेंस उस लेवल का होगा कि सर्दी में भी मेरे पास स्वेटर जैसी कुछ भी नहीं था, और मेरी भाभी मुझे ले गई। तो घर में तो शाल शूल ढक लेते होंगे, लेकिन वहां इतनी सर्दी, तो वो मेरी भाभी अपनी बहन के घर में मुझे ले गई, वो अपनी बहन के घर में मिलने चली गई। उनको मेरे ऊपर दया आई कि सर्दी में ठिठुर रहा है। तो मेरी भाभी की जो बहन थी, उनका बेटा मेरी उम्र का था, तो उसने कहा कि मुझसे कि ले ये मेरे बेटे की, जब तक 1-2 दिन रहता है, ये मेरे बेटे की जर्सी पहन ले। अब जर्सी की मेरे लिए बड़ी समस्या कि जो पैंट फटी हुई थी ना, वो कमीज के नीचे ढकी हुई थी, और मैं उसको पकड़ कैसे रखता था, कमीज को पीछे से ऐसे नीचे सरकाता रहता था, मेरी फटी पैंट ना दिखे पीछे से। 7th क्लास की बात है। अगर जर्सी पहनूं तो पैंट में कमीज डालना पड़े और पीछे का प्लेटफॉर्म ऊपर हो जाए मेरा फटा हुआ, बड़ी समस्या थी। मैंने जर्सी उसके धक्का करने से ले ली, लेकिन मैंने अपना कमीज पैंट में नहीं डाला, और जर्सी पहन के कमीज सिकुड़ सिकुड़ के ऊपर उठता है, आप देखते हैं ना कभी भी। और मेरा सारी एनर्जी में बस कुर्ता खींच के रखना, कुर्ता खींच के रखना। हालांकि उनको पता लग गया होगा कितना स्मार्ट में बन सकता था। मैं बच्चों ये कह रहा हूं, बेटा तुम्हारे आगे तो कुछ भी चुनौती नहीं है, कुछ भी चुनौती नहीं है। मैं इसलिए ये कि आज ब्राड सर बड़े भाषण देते हैं, बड़े लेक्चर दे रहे हैं,
कि सुविधा होगी इसलिए आगे बढ़े होंगे। अपने सगे भाई की शादी में, ये हमारी जो सुमन बेटी है सुमन बराड़, इसके ससुर की शादी तो मेरे सगे भाई की शादी थी और घर में पहली शादी थी। कल को बारात जानी थी, बारात से एक दिन पहले भी मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था और किसी घर की माँ की, बाप की, भाई की कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये कल को अपने भाई की बारात में क्या पहन के जाएगा। लड़कियां हमारी बहनें, बुआ वगैरह घर में आई, उनको अपने भतीजों से, भाइयों से हमदर्दी हुई। वो बोले ये क्या पहन के जाएगा, ये क्या पहन के जाएगा। तो मेरी माँ ने बता दिया, कभी तो सोचा ही नहीं बारात में क्या पहन के जाएगा। ये जो बुआ आती हैं, बहनें आती हैं, पहले एक रिवाज खास नहीं मैं समझता, वो पहले ना कुछ कपड़े लेके आती थी बिना सिले कपड़े। ऐसा था, एक्सचेंज का था कुछ, सुमन मैडम ऐसा कुछ था कि बहनें बुआ आती थी ना, वो भी कुछ कपड़े लेके आती थी और वो फिर उनको भी कपड़े आगे अपने मायके से मिलते थे। तो मेरी जो बहनें या बुआ थी, उन्होंने, किसी को सिलाई आती थी, उन्होंने मेरा एक पजामा सिला एक दिन पहले, जिसको सिलाई आती थी, और वो भी पट्टे का पजामा जिसके कच्चे पहनते हो दारी वाले, वो पजामा सिला मेरा। और एक तोता सा रंग का, हरे रंग का एक कमीज सिला उसने, जैसा तैसा। और मेरे को एक दिन पहले उसने बराती वाले कपड़े दिए। लेकिन समस्या यह थी कि चप्पल नहीं थी पहनने के लिए। 5वीं क्लास में था मैं, 1980 की बात है। चप्पल जो मैं पहनता था वो बाथरूम चप्पल थी, उसकी एडी किसके जमीन पर टिकती थी और उसका जो अंगूठा जमीन पर टिकता था। इसी तरह से बस उसकी जो बाधी होती है ना, वो उसमें अटकी हुई थी, जिससे मैं चलने फिरने में कामयाब था। मेरे पड़ोस में एक लड़का जितेंद्र सहरावत, जो मेरी क्लास का था, उसको नई नई चप्पलें मिली थी, हवाई चप्पल, पहले उसको बाटा की चप्पल बोलते थे। उससे मैंने चप्पल एक दिन के लिए बदली और तब मैं अपने भाई की बारात में वो चप्पल पहन के गया। आप कल्पना करो कि उस घर में पहली शादी हो रही, उस जनरेशन में मेरे भाई की फर्स्ट शादी, सबसे बड़े भाई की। तो आप देखो शादी में कितना चाव होता है, कितने महंगे महंगे कपड़े गाज मिलते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये सोचते हो कि हमारे आगे बड़े बड़े चैलेंज हैं, हम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पा रहे, या हमारे पास सुविधाएं नहीं है। बेटा सुविधा तो, ऐसी भरपूर सुविधा तो किसी के पास नहीं होती। इस चैलेंज के बीच में आपको फाइट करनी है जीवन के अंदर। उसमें एक तो थोड़ा सा जाके, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आप जाने के बाद अपनी आदत बनाएं, स्कूल के कपड़े बदलें, हाथ पैर मुंह धोएं और बाकी कामों की बजाय घर में जाके पढ़ाई का काम करें। कुछ खेल लें, मैं मना नहीं करता, सैर कर ले, मैं मना नहीं करता, लेकिन पढ़ाई को प्रमुखता दो। पढ़ाई, कल को ये पढ़ाई आपके अच्छे रोजगार में भी कन्वर्ट होएगी। मैं तो अच्छे अच्छे बच्चों के बारे में सोचता हूँ। बाखेड़ा की लड़की के बारे में मैंने बताया, अब 19 तारीख को उसकी बहन प्रिया की शादी है, बाखेड़ा की लड़की है, उसकी शादी में जाऊंगा छतरपुर दिल्ली। वो मुझे लड़की इनवाइट करने आई थी एक दिन पहले, संडे को। वो लड़की ने यहाँ से पढ़ी, वो 10th करके गई, फिर परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। वो लड़की चार्टेड अकाउंटेंट बनी, सीए। वहाँ जाने के बाद अच्छी जॉब की सीए की लड़की ने, लेकिन उसके मन में आया कि अभी थोड़ा मेरा अभी टाइम है और मैं आईएएस की एक ट्राई करके देख लेती हूँ। तो वो लड़की सिविल सर्विसेज की ट्राई कर रही, अन्यथा सीए तो पहले से लड़की है, स्ट्रगल खत्म हो चुका उस लड़की का। तो मैं कभी उस लड़की को बुलाऊंगा, लेकिन वो कहती थी कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं आईपीएस की ड्रेस पहन के आऊंगी, एसपी लग के आपके स्कूल में आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे और दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उसके जो पापा है वहाँ, वो बहुत सिंपल काम किए हुए हैं। उसके पापा की मैंने हिस्ट्री पूछी कि आप दिल्ली आए तो आप क्या काम करते थे। उसने बताया कि हमारा कोई रिश्तेदार खाली कोल्ड ड्रिंक का काम करता, कोल्ड ड्रिंक ये आप कैंपा वगैरह, फैंटा, क्या क्या नाम होते हैं, पेप्सी,
उनका काम करता था, और मैं तो बस उसके पास काम सीखने के लिए कह लो या नौकरी करने के लिए कह लो, उस पर्पज से मैं दिल्ली आया था। लेकिन मुझे उसका 15-16 साल काम करके रिश्तेदार में मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैंने अपना काम कर लिया। उसके बाद फिर मेरा काम चल पड़ा। अब उस आदमी के छतरपुर जैसी इतनी अच्छी जगह में मैं उसके पास गया, उस बंदे के पास 2 फ्लैट है, बड़े बड़े फ्लैट, इतना अच्छा खाना खिलाया। ये बच्चे वही हैं, ये पेरेंट्स वही हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया। तो अगर आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसी दशा दिशा नहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स को आप पेरेंट्स की दशा को समझिए, उनकी मजबूरी को। मैंने शुरू में बताया ना वो अच्छे मोटिवेटर हो सकते कई बार, ना कई बार उनके पास अच्छी ट्रेनिंग होती, ना ऐसा एक्सपोजर होते। वो आपके बेसिक काम कर सकते हैं कि आप उस घर में पैदा हो गए, आपको बुक्स दिलवा दी, आपको बैग दिलवा दिया, आपकी मंथली फी पे कर रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे आप पे उठा रहे हैं। हालांकि कई पेरेंट्स समझदार भी होते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं, लेकिन अगर तुम खुद अपने फैसले नहीं लोगे, अगर अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो लाइफ के अंदर आगे बढ़ना और ज्यादा आगे बढ़ना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कल कोई आए मेरे पास छुट्टी के बाद, राजेश जी थे, राकेदीप जी थे, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि जो आपने इतना बड़ा स्कूल खड़ा किया, आपने सोचा था कि आप इतना कोई स्कूल बनाओगे? उनको अच्छा लगा, ये लान अच्छा लगा, बिल्डिंग अच्छी लगी, तो आपने सोचा था? मैंने कहा नहीं, मेरी औकात ये सोचने की बिल्कुल नहीं थी। मैं कैसे सोचता? जिस आदमी के पास 50 पैसे नहीं है एक शैम्पू खरीदने के, वो अपने स्कूल के बारे में कैसे सोचेगा? मैंने कहा मैंने नहीं सोचा। बोला कुछ सोचते थे? हाँ, मैं किसी से इम्प्रेस होके ये सोचता था, किसी का ऑफिस मैंने देख लिया कि मेरे पास एक ऑफिस हो, काम भले कुछ भी हो, इतना सोचा भी एक ऑफिस हो, उसके आगे एक टेबल हो, टेबल के पीछे मेरी कुर्सी हो, उसके ऊपर एक बेल रखी हो, मैं बेल बजाऊं पर मेरी बेल सुन के कोई बाहर से आए। इतना सोचता था मैं बस, इससे आगे मैंने सोचा वो ऑफिस स्कूल का होगा, प्रॉपर्टी डीलर का होगा, दुकान का होगा, मुझे ये नहीं पता था। इतना कई बार मेरी सोच होती थी। दूसरा, मेरे पास बुक्स रखने के लिए घर में अलमारी नहीं थी। पहले के टाइम का दीवारें फ्लैट होती थी, उनमें अलमारी वगैरह कोई नहीं होती थी, बस दीवारें सीधे मकानों में रहने का जुगाड़ लोग करते थे। तो एक बार मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो गए थे पढ़ाई के, तो उससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पढ़ाई के डॉक्यूमेंट गुम हो गए। जैसे तुम बच्चे हो, कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हें भी मार्कशीट मिलती है, साल के अंत में रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, तो मुझे भी ऐसे मिले। तो मेरी जो किताबें थी उस क्लास की, कोई अलमारी सूटकेस नहीं था, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो बड़ी बड़ी किताबें थी एनसीईआरटी की, उनके बीच में डाल दिया, ऐसे बीच में। जैसे लड़कियां कई बार अपना जेब खर्च है ना, मैं देखता हूँ, अब तो पता नहीं, किताबों में 150 का नोट ले आती है लड़कियां, कई बार मैंने पहले देखा बच्चों को, क्यों किताब में पैसे डाल लिए, जब कोई काम आए तो किताब से निकाल के खर्च कर लिए। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मेरी बुक्स में चले गए। एक फ्रेंड था मेरा, कोई फ्रेंड कह सकते हो, 1 क्लास छोटा था, उसने कहा जी आपकी किताबें फ्री हो रही है, मुझे दे दो। तो मैंने ऐसा पूरा ढेर उठाया और उसको दे दिया। अब ना मैंने देखा और ना उसने देखा। उसके फादर यहाँ टीचर थे सफेदों में, बाई चांस उसके फादर की ट्रांसफर यहाँ से पता नहीं पिंजौर पंचकूला कहीं हो गई, तो उस टाइम कॉन्टेक्ट नंबर होते ही नहीं थे हमारे पास, ना टेलीफोन थे। तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास चले गए, उस लड़के के पास। बस सफेदों में 2-4 से तसल्ली की, तो ये बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया, वो शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गई। मेरे पास कोई ऐसी औकात नहीं थी कि मैं उसको ढूंढूं जाके कहीं। तो वो फिर डॉक्यूमेंट मुझे 2-3 साल में ट्राई करके दोबारा, जैसे डुप्लीकेट बनते हैं, दोबारा बनवा के मैंने वो डॉक्यूमेंट अपना काम चलाया, नहीं तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चले गए थे। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे पास एक अलमारी होनी चाहिए, अलमारी,
उसमें मेरी किताबें रखी हों, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट रखे हों। बस ये छोटा सा सपना था, एक मेज हो। और मेज बड़ी छोटी का भी तो सवाल नहीं था, जो मेज जाके होनी चाहिए। मेज मैंने घर में देखी नहीं थी, हमारे घर में तो कोई मेज थी ही नहीं। हमारे तो ये शादी हुई ना, तो ये मैडम है कोई और इनकी जेठानी देवरानी कोई दहेज में दादी मेज बाहर से लेके आई। आपने तो वो मेज देखी थी, मैंने तो अपने घर में कभी कोई मेज देखी नहीं थी, मेज के दर्शन नहीं हुए। तो इसलिए छोटे छोटे अब हमारी ऐसी सोच होती थी। और काम करने की बात, अब आजकल मैं बच्चों को ये बात कहता हूँ कि बच्चों आप है ना घर के काम में हेल्प किया करो। ये बात कहता हूँ, उससे आपके अंदर आपके इरादों में मजबूती आएगी। जैसे मैंने बताया कपड़ों के बारे में, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। कम से कम मेरे को 4th 5th क्लास तक का तो याद है, उसे थोड़ा पहले 3rd का भी याद होगा। भाई मैं तो अपने कपड़े खुद ही धोता था, मेरे तो कपड़े कोई धोता नहीं था। 3rd 4th में भी 5th क्लास में मेरे कपड़े भी कोई धोता नहीं था, मैं अपने कपड़े खुद धोता था। अब तुम कल्पना कर सकते हो, जो 3rd के बच्चे 4th के बच्चे, तुम कल्पना करो कि क्या तुम कपड़े धोते हो। मैं तो अपने कपड़े खुद धोता था, मेरे कपड़े कोई धोता नहीं था। और याद की बात है, एक बार मैं 8th क्लास में था, तो एक मेरा फेवरेट टीचर था, पाजू गांव से, रूपचंद जी उनका नाम था। तो कपड़े कोई नहीं धोता था, तो मैंने, वो सामने से टीचर आ गए 8वीं क्लास में, तो मैंने उनको नमस्ते किया, अपने टीचर को, इंचार्ज थे मेरे। तो जैसे नमस्ते किए तो मेरा नीचे ध्यान अपने पजामे पे गया, जो मैल से काला हो गया था, मैल से काला। ड्रेस तो खाकी थी स्कूल की, लेकिन वो पूरा मैल से, मैं कह नहीं सकता वो 7 दिन से नहीं धुला हुआ होगा, वो 10 दिन से नहीं धुला होगा, वो 20 दिन से, लेकिन मैंने देखा काला था आगे से, बिल्कुल चिकने चिकने ऐसे हाथ लगे हुए, जैसे आप खाना खा के कोई पहुंच देते हैं। तो आप देखो उस जमाने में काम करना। तो अब आजकल के बच्चे तो क्या है, नहाने के बाद अपने गारमेंट्स जो यूज करते हैं नहाने के लिए, कई बच्चे तो उसको बाथरूम में छोड़ के आ जाते होंगे, लेकिन हम अपने कपड़े खुद धोते थे। और जब खुद लापरवाही की तो किसी ने नहीं धोए, ऐसा भी था। तो तुम छोटे छोटे घर के काम करो, किचन से अपना खाना लेके आना, खाना खा के अपने बर्तनों को वापस रख के आना, अपने मम्मी पापा का थोड़ा सा, लड़कियां हैं सफाई में हेल्प करना, लड़कियां हेल्प करती होंगी, लड़कियां मैं मानता हूँ बड़े पैमाने पर लड़कियां हेल्प करती होंगी, लड़के भी हेल्प करें अपने पेरेंट्स को। अब आप सोचोगे कि हमने क्या हेल्प की होगी। अब हमारी माँ अकेली थी, कोई बहन नहीं थी, और बुआ थी तो वो बहुत पहले थी, और हमारे बचपन में तो बुआ का तो जीवन काल ही पूरा हो गया था। तो मेरी माँ का स्ट्रगल था। तो हम उस टाइम पे भैंसों का जो ज्यादा रिवाज था, भैंसा खाने का, घर का दूध भी होता था। तो हम तो जब 5वीं 6वीं क्लास में होते थे, तो अपने भैंसों का गोबर खुद तसले में उठा के, ऐसे उसको तसले में टोकरी में डाल के अपने सिर पे लेकर, और उसका जो गोबर डालने का जगह होती है, या तो कुरड़ी होती है या एक बाड़ा होता है, हम उसमें डालते थे। और अपनी माँ की हेल्प के लिए गोबर के, जिसको उपले बोलते हैं हम गांव की भाषा में, उसको गुस्से बोलते थे, गुस्से, और छोटी छोटी थापियाँ, उसको हम बोलते थेपड़ी अपनी भाषा में। आज ये बच्चों को पता नहीं, इन बातों को पता है कि नहीं है, वो भी अपनी माता के सुख के लिए हम बनाते थे। फिर 2-3 दिन में वो उपला या गुस्सा एक साइड से सूख गया, फिर हम उसको उलट के आते थे, दूसरी साइड में सूख जाए, उनको इकट्ठे करके फिर घर में लेके आते थे। ऐसे छोटे छोटे काम। 8वीं क्लास में मैं अपने 2 भैंसों के, हमारे घर में मुझे आज भी याद है, हमारी भैंसों के नाम निकाल रखे थे हमने। एक भैंस थी रत्ता खेड़ा वाली, वो रत्ता खेड़ा से खरीदी होगी, उसका नाम ही रखते रत्ता खेड़ा वाली भैंस का नाम। और दूसरी थोड़ी चंचल थी, उसको बोलते थे हम नाचनी, भैंस का नाम नाचनी। मेरे घर में सबको पता है नाचनी कौन सी थी और रत्ता खेड़ा वाली कौन सी थी, 2 भैंसें थी। तो उसकी 8वीं क्लास में दूध निकालने का दोनों भैंसों का काम मेरा ही था। और भी घर में काम करते, 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी याद है कि गांव में
हमारी भैंसें यहाँ स्कूल के पीछे होती थी, रेजिडेंस गांव में होता था, तो गांव में नए मकान का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। उससे पहले शादियों का टाइम आया तो हमारे फादर ने वो 2 कमरे बनाए। एक कमरा पहले का था, पहले एक ही था। हमारे 7 भाइयों के पास बचपन में एक ही रूम था, ये भी आपको मैं बताऊं, सिंगल रूम। एक छोटी सी मेरी माँ की किचन होती थी, मैं बर्तन रखती थी। तो फिर शादियां बच्चों करनी तो मेरे फादर ने 2 रूम बनाए। उनकी चिनाई का काम चला तो मुझे कहा गया भी 8वीं क्लास में कि किसी को टाइम नहीं, भाई सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि पहले मजदूर नहीं बुलाते थे, मजदूरी का काम खुद करते थे लोग। जब चिनाई चलती थी खाली मिस्त्री बाहर से आता था। तो 17 दिन तक शायद वो कंस्ट्रक्शन का जब तक काम चला 2 कमरों का, तो मैंने 17 के 17 दिन 7-8 भैंसे थे 8वीं क्लास में, सबका घास फूस किया। उनकी दार का काम मैंने वहाँ से सीखा और शुरू किया, जो बाद में काफ़ी देर तक चला। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी अपने पेरेंट्स के छोटे छोटे कामों में, जैसे घर की सफाई का काम है, अपना खाना लेने का काम है, जूठे बर्तन रखने का काम है, किसी का दुकानदारी का काम है, अगर किसी के पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं, थोड़ा वहाँ उसकी हेल्प की बात है, मेहमान आ गए तो पानी पिलाने की बात है। आपको जो लगता है कि आपके घर में ये काम होते हैं, तो आप उन कामों को करोगे तो थोड़ा सा आपको काम करना आएगा, और काम करने की हैबिट डल गई ना तो बाद में अच्छे काम करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की हेल्प करो। सारे के सारे बच्चे माँ बाप का, मैंने पिछले साल में बताया था कि माता पिता का रिस्पेक्ट करो और उनकी हेल्प करो। उनकी हेल्प करना ही उनका रिस्पेक्ट होता है। एक बात और बताता हूँ कि जब तुम बड़े होगे, या भी बात चलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा। देश सेवा में भगत सिंह ने देश की सेवा की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश की सेवा की, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम देश सेवा की, महात्मा गांधी का नाम सुनोगे कि देश की सेवा की। तो तुम्हारे ऊपर भी ये एक नैतिक प्रेशर हर नागरिक पे आता है, नागरिक अंदर जो देश का वासी है, कि राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। उसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, अपने खुद की पहले सेवा कर लो। खुद की सेवा का मतलब अच्छे पढ़ लिख जाओ, किसी रोजगार पे आ जाओ, अच्छा बर्ताव करो लोगों के साथ, थोड़ा सत्य के सच्चाई के करीब रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो। उससे राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है। राष्ट्र की उससे सेवा अपने आप हो जाएगी। अब मान ले मैं बैठा हूं, हम 100 लोग काम करें, मैंने बताया 100 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या 100 लोगों का काम करना क्या समाज की सेवा नहीं है? एक जगह 100 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या समाज सेवा में मेरी कोई भागीदारी नहीं है? आप सोच के बताओ। हमारा स्टाफ भी बैठा है, सरोज मैडम, क्या 100 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, क्या ये समाज की सेवा नहीं हम कर रहे? क्या है ना? बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार की बातें कर रहे हैं, तो क्या राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? जब नागरिकों के अंदर संस्कार आएंगे, अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, माता पिता का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करेंगे, तब आप राष्ट्र की सेवा कर पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे आप में बीच में बच्चे बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ज्यादा संघर्ष हैं। आपके बीच में 50-60 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके फादर्स नहीं है, हम उनको पढ़ाई में भी सेवा करते हैं स्कूल की तरफ से। उन बच्चों को पता है हम नाम किसी का नहीं लेंगे, ये समाज की सेवा। जब तुम अपना को सक्षम बना लोगे ना, तो आपके काम के थ्रू आप समाज की सेवा कर दोगे। आप कहीं बड़ी नौकरी पे लग गए, लोगों का काम करो, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। उसके लिए सेवा करने के लिए सबसे पहले अपने को कैपेबल बनाओ, अपने को समर्थ बनाओ। और पहले मैं तो कुछ करूं, जब मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो राष्ट्र की सेवा कैसे होगी? तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान फोकस करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को समर्थ बनाओ। उस समर्थ बनाने से पहले तो बात यह कि परिवार की सेवा होगी। आप देखो, सबसे पहले तो परिवार की सेवा होगी। अब देखो परिवार की सेवा, अब मेरा भी तो परिवार है,
अब ये बैठे हैं, देखो ये 4 बच्चे बैठे हैं, है ना। हमने कुछ काम किया तो कुछ पोजीशन अच्छी है, मैंने कुछ काम किया होगा ना, तो क्या सबको सुख नहीं है क्या? परिवार की सेवा है, चलने फिरने के लिए साधन है, आने जाने के लिए साधन है, समय पे खर्च मिल जाते हैं, तो सबसे पहले तो परिवार की सेवा होगी। परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के लोग खुश रहेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहूंगा बेटा खुद कैपेबल बन के, खुद समर्थ बन के, सबसे पहले तो अपनी सेवा करो खुद की, जो पहली ड्यूटी ये है। छोड़ो ये राष्ट्र की, समाज की सेवा हो जाएगी, इनडायरेक्ट में अपना आप हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी सेवा करो, फिर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा कि तुम समाज और राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाए, कभी पछतावा नहीं होगा तुम्हें। अपनी सेवा करो, आपकी सेवा से आपके परिवार की सेवा होगी। परिवार भी है ना, पूरा चेन चलती है, परिवार की पूरी चेन चलती है। तुम बच्चों को कल को, आज तुम बच्चे हो, कल हम भी बच्चे थे भाई, कल को तुम माँ बाप बनोगे। अब जैसे लड़की का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो लड़की गूगल में वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब वो अपने खुद की सेवा करी और परिवार की सेवा कर रही है। मेरा एग्जाम्पल ले लो, हमारे स्टाफ का एग्जाम्पल ले लो, हमने खुद की सेवा करी, खुद पे ध्यान दिया, तो परिवार की सेवा होगी। परिवार की सेवा के साथ हम 100 लोगों की टीम है, अब हम समाज से कनेक्ट हो गए, सबके साथ आप बच्चों से कनेक्ट हो गए। आज कॉन्फिडेंस से तुमसे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें तुम्हारे संस्कारों की और तुम्हारे सुधार की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये समाज से हम कनेक्ट हो गए। आप इसको समाज सेवा बोल सकते हो। और हम सब 100 के 100 व्यक्ति और तुम हजारों बच्चे इस बात राष्ट्र के नागरिक हो, तो हम जो भी काम कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए कर रहे हैं, ये राष्ट्र की सेवा होगी। तुम्हें पछतावा ही नहीं होगा। अपनी सेवा करो, परिवार की सेवा, समाज से कनेक्ट करो, समाज की सेवा, और अपने आप को अच्छा नागरिक बनाओ, अच्छे नागरिकों के साथ जुड़ो, ये राष्ट्र की सेवा। तो ऐसे सेवा ही सेवा हो जाएगी। और जब ऐसे करोगे तब सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगा, आत्मसम्मान पैदा होगा, जीवन में खुशी आएगी। चलो बातें तो चलती रहती हैं, फिलहाल इन बातों पे थोड़ा सा मैंने कुछ दिन पहले बोला था, रात को सोते समय दांत साफ करके सोना है, बहुत मजबूती से कहा था। कितने बच्चे हैं जिन्हें दांत या हैबिट डाल दी है रात को दांत साफ करने की? कितने शुरू हो गए हैं तुम में से जो रात को दांत साफ करके सोते हैं? चलो बढ़िया है, बढ़िया, काफी बच्चों ने शुरुआत कर दी है। जो रह गए हैं उस दिन एब्सेंट थे, वो रात को अपने दांत भी साफ करके सो, उसमें खुद के प्रति सम्मान पैदा होगा अच्छी अच्छी आदतों से। तो फिलहाल आज के लिए आप सबको शुभकामनाएं। काफी धैर्य से, पेशेंस से आप लोगों ने सुना, इसके लिए शुभकामनाएं। और आपके अंदर मैंने जैसे बताया था, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है कि पायनियर स्कूल के बच्चे, मैं इतने स्कूलों के बच्चों को देखता हूँ, तुम्हारे जितने अच्छे बच्चे, ये नहीं कि पायनियर स्कूल के बच्चे हो, अपने स्कूल के बच्चे हो, भाई तुम जैसे बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे आज तक, सच बताऊं। बहुत स्कूलों में जाता हूँ, जितने बच्चे पायनियर स्कूल के बच्चे हैं, अपने लिए क्लैपिंग करो जोरदार, सारे बच्चे बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो आपका स्टाफ है, जो आपका स्टाफ है, आप खुद फील कर, मेरे कहने की बात नहीं है, बहुत यूनिक स्टाफ है, मैंने बहुत स्टाफ देखे, लेकिन आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आप खुद फील करते हो। हाँ, स्टाफ के लिए जोरदार क्लैपिंग करो। उसके बाद जैसे मैंने पिछले असेंबली में बताया था, आपके सब पेरेंट्स इतना रिस्पेक्ट से मुझसे बात करते हैं, डेली 10 से 20 फोन आते हैं मेरे पास पेरेंट्स के, इतना अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, संभल संभल के बात करते हैं, सर बोल के बात करते हैं। तो अपने पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करो। और ये सारी खूबी तुम्हारी है कि तुम अपने पेरेंट्स को स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हो। आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्टाफ के पास, अच्छे स्कूल में है, और बराड़ सर भी अच्छी बातें बताते हैं,
तो आपके बताने के कारण आपके पेरेंट्स हमसे बेहद कनेक्टेड है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मजा आ गया जिंदगी का, सच बताऊं, इतने सबके बीच में। तो फिलहाल आज के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।